नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे सत्ता दल के पार्टी कार्यालय की। पार्टी के एक कदम से विपक्षी नेताओं ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। पब्लिक टॉयलेट क्यों तोड़ा, आम रास्ता क्यों बंद कर दिया। विरोधी दल ने सत्ताधारी दल से ये सवाल किए हैं। दरअसल राजधानी में सत्ताधारी दल का हाईटेक ऑफिस बन रहा है। बेसिक कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिल्डिंग अब अपने आकार में नजर आने लगी है। विपक्षी दल इस ऑफिस के निर्माण के लिए सर्विस रोड को ब्लॉक करने और पब्लिक टॉयलेट को तोड़ने का मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्षी पूछ रहे हैं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ राजनीति का नारा देने वाली पार्टी ने पब्लिक टॉयलेट को तोड़वा दिया और आम रास्ता बंद कर दिया है। क्या इस पर कुछ एक्शन होगा, ये सवाल विपक्षी दल ने उठाया है। तो आज इसी पर बात करेंगे अंदर की बात में। रोजमर्रा की तरह हमारे साथ हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी रविंद्र व्यास जी और अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं, क्या है अंदर की बात? काफी कुछ तो आपने बता दिया दीक्षित जी, तो अंदर के लिए कुछ बचा नहीं है। अंदर की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि समरथ नहीं को दोष गोसाई। जिसकी सरकार है, यदि उसकी पार्टी का कोई कार्यालय बन रहा है तो चाहे वो सार्वजनिक शौचालय तोड़ दें या सड़क को बंद कर दें, उनको कौन रोकने वाला, आप हमें ये बताइए। इसकी मजाल है जो जाकर रोके। ठीक है, विरोधी दल जो है, कांग्रेस जो है, उसको बता रही है। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये आश्वासन भी दिया गया है कि जो सार्वजनिक शौचालय है उसकी फिर से बहाली हो जाएगी, उसका फिर से निर्माण हो जाएगा और जो रास्ता जो करने की बात है वो भी शायद खोद दिया जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उससे ये लगता है कि आप मनमाने तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वैसे तो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन यदि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा ये उसका जो हाईटेक कार्यालय बन रहा है भोपाल में, और ये लगभग जो है काफी कुछ ये कंप्लीट भी हो गया है। जो जेपी नड्डा जी हैं उन्होंने इसका भूमि पूजन भी किया था और अब तो ये जब काफी निर्माण के उस पर पहुंच गया है, मतलब लगभग इसका निर्माण जो है, जो स्ट्रक्चर इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तब ये मुद्दा उठ रहा है। ये मुद्दा, हालांकि ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई सार्वजनिक शौचालय था, कोई आम रास्ता था, तो उसको ना तो चोक किया जाना चाहिए था और न उसे नुकसान पहुंचाया जाना था। लेकिन मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा कि जिसकी सरकार है और जो सत्ता में लोग हैं वो चाहे जो कुछ करें, हमारा ये देश और प्रदेश जो है कानून के मुताबिक नहीं चलता है। ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है। इस देश का कानून और जो प्रदेश का कानून है वो अधिकारियों के मुताबिक चलता है। तो जिसकी सरकार है उसी के मुताबिक कानून भी चलेगा। आप चाहे जिस चीज को तोड़ दीजिए, चाहे यहाँ पे जो निर्माण कर दीजिए, चाहे आप धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको हर तरह की छूट रहती है। जो सत्ता में रहता है तो उसको कौन रोकेगा। तो यही स्थिति जो है मध्य प्रदेश में, जो ये भारतीय जनता पार्टी के ये हाईटेक कार्यालय बन रहा है और इसको लेकर थोड़ा सा संतोष जरूर है, लेकिन होना कुछ नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन ये बात तो आपने मुफीद कही है शुक्ला जी, लेकिन एक और इसी में चूंकि एक सवाल मौजूद बनता है और चूंकि आज का ही ताज़ा मामला है, कांग्रेस सवाल तो उठा रही है भाजपा पर, और वो मतलब ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर बात करी जैसा आपने जिक्र किया है। लेकिन कांग्रेस इस बात को भूल रही कि आज उनकी इतनी बड़ी बैठक है और उस बैठक में उनके दिग्गज और धाकड़ नेता नदारद है। 2 दिन की बैठक इस पर बात करी थी और वो मुद्दा नहीं उठ रहा है। नहीं, वो मुद्दा उठेगा, वो बाद में मुद्दा उठेगा, क्योंकि ये मुद्दा जो देखिए कांग्रेस का मुद्दा है, ये इसको बाद में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इसको मुद्दा बनाए या ये कांग्रेस के भीतर भी ये मुद्दा बने। लेकिन अभी तो जो जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उसमें ये है कि जो हाईटेक कार्यालय बन रहा है उसमें एक सार्वजनिक शौचालय जो है कहीं आड़े आ रहा था या उसकी
स्वाभाविक आंकड़ा था जिसका रिमूवल हो गया है। और भविष्य में ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। जैसा आपने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का एक जो बड़ा लक्ष्य रखकर मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, उसके तहत ये बहुत सारे शौचालय जो थे जिससे कि आप रास्ते पे कहीं गंदगी ना हो और लोगों को सुविधाजनक तरीके से जो है निपटान की सुविधा प्राप्त रहे उनको, तो उसका तोड़ा जाना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ये थोड़ा सा। ठीक बात। और इसको अगर कांग्रेस मुद्दा बना रही, तो देखिए अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी को घेरे, कहीं भी घेरे, किसी भी मुद्दे पर घेरे। अभी उनके सामने यही मुद्दा उनको दिख रहा है कि साहब इनका जो हाईटेक कार्यालय बन रहा है उसने एक जो है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया, रास्ते को बंद कर दिया। और जैसा आपने कहा कि उनकी जो आज महत्वपूर्ण बैठक है, बिल्कुल इस पर 2 दिन चर्चा हुई थी और राजा पटेरिया जी ने इसके एजेंडा विहीन होने पर इसके औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि आखिर ये बैठक क्यों हो रही है। और बहुत सारे अगर नेता गायब हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये एक समन्वय बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है, इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो अब उसका अभाव तो साफ नजर आ रहा है। ठीक बात। व्यास जी, आपने शुक्ला जी को पूरा तल्लीनता से सुना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसा शुक्ला जी ने बड़ी बेबाकी से बात कही कि हाईटेक कार्यालय है, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि दिल्ली के बाद शायद सबसे बड़ा कार्यालय या सबसे आधुनिक कार्यालय भोपाल में ही बन रहा है, लेकिन उससे दूसरों की फजीयत बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, जहाँ बीजेपी का कार्यालय है वो भोपाल के क्रीम इलाका है और बीजेपी लगभग 11 मंजिल का इसमें कार्यालय बनवा रही है। और जैसा शुक्ला जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने पूरी बात वैसे कह दी है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। ठीक बात है। तो अब जिनकी सरकार है वो तो कुछ भी करें, अब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा बना देंगे, पर आपने उसको तोड़ा तो ये नुकसान तो सरकार का ही हुआ ना। ठीक बात है। उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक बात है। तो आप कितना ही अच्छा महल सुंदर बना लीजिए, पर उसके लिए आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाए, एक तो दंडनीय अपराध है। इस पर तो कायदे से कांग्रेस को FIR दर्ज कराने की मांग करना चाहिए। ठीक बात है। सिर्फ इतने से काम थोड़ी चलेगा इसमें कि आप उसको बयानबाजी करें और घर में जाके सो जाएं। और जहाँ ये इनका ऑफिस है हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है और काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ लोगों का आवागमन काफ़ी है और रास्ता बंद करना अपने आप में एक ऑफेंस है। तो ये इन सब चीज़ों को इनको सोचना पड़ेगा, इससे मुद्दे कायदे से उठाएं और ढंग से अगर विरोध करें तो बात बन सकती है। पर सत्ता जिसके हाथ में होती है, सरकार उसी, कानून भी उसी मुताबिक चलता है, शुक्ला जी बता ही चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। ठीक बात है। शुक्ला जी, देखिए, आप बड़ी बात कही है, व्यास जी ने भी और आपने भी। व्यास जी ने तो एक ही बात में बात खत्म कर दी, मतलब आपकी लाइन को बड़ा कर दिया कि समरथ को दोष नहीं गुसाई। लेकिन समरथ अगर ऐसे असमर्थता दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये होता रहा है। मुझे ध्यान है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके भी कार्यालय जो है इस तरह से बनाए जाते थे और कई बार जो है शासकीय भूमि पे अतिक्रमण भी हो जाता था या शासकीय भूमि का आवंटन हो जाता था। तो जिसकी सत्ता होती है वो राजनीतिक पार्टी जो है, आप यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यालय बने थे जब उनकी सरकार थी मायावती के टाइम तो सब हाईटेक हुए थे। और कितने कार्यालय ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जो विरुद्ध है नहीं बिल्कुल। मेरा ये है कि जिसमें टाउन कंट्री प्लानिंग की भी मंजूरी नहीं है, या वो जो नॉर्म्स जो एक आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके लिए नगर निगम नोटिस देता है, जाके मौके पर उसको अवैध ठहराकर उसको गिरा देता है। तो अभी अगर आप इसी तरह से आप देखेंगे तो कम से कम मध्य प्रदेश में आपको 100-200 ऐसे कार्यालय मिल जाएंगे, राजनीतिक दलों के कार्यालय मिल जाएंगे जहाँ पे किसी भी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ है। लेकिन एक आम आदमी के साथ में जिस तरह से कानून सख्ती से पेश आता है, इस देश में राजनीतिक दलों के और नेताओं के खिलाफ कानून उस तरह से सख्ती से पेश नहीं आता है। और इसका एक नमूना तो अभी ये सामने जो आज आप अंदर की बात कर रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक शौचालय को जो है तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया गया, किसकी मंजूरी से तोड़ा गया, किसकी अनुमति थी, और इतना साहस कैसे आ जाता है किसी के पास में। जाहिर है ये सत्ता का गुरूर है, सत्ता का अहंकार है, और लोगों को पता है कि उनके पास में जो सत्ता का सुरक्षा कवच है उसके चलते उनका कहीं कुछ होगा नहीं।
और इसी वजह से उन्होंने इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया है। तो ये थोड़ा सा अनुचित, अगर हम इसको कानून की दृष्टि से देखें, कानून की दृष्टि से देखें, तो निश्चित तौर पर ये, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को अगर उठाया है तो उसने कुछ गलत नहीं किया, वो विपक्ष में है और उसके पास उसको तो जो कुछ देखेगा इस तरह से जिसमें कहीं अनियमितता होगी या कहीं कानून का वायलेशन हो रहा होगा या कहीं अराजकता दिख रही होगी, चाहे वो प्रशासनिक अराजकता हो या राजनीतिक अराजकता हो, तो स्वाभाविक है वो मुद्दा बनाएगी। ठीक बात है। चलिए अब अगली खबर की बात करेंगे। अंदर की बात में दूसरी खबर जो है मंत्रालय के सूबे की है। मंत्रालय के सूबे से तात्पर्य मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पावर और समन्वय की बात अहम है। तबादला आदेश ने कराया सीएम की पावर का एहसास। पिछले दिनों जारी हुए तबादला आदेशों ने मंत्रालय के गलियारे में और ब्यूरोक्रेसी में सीएस की पावर का एहसास कराया है। इसके बाद अब और भी बदलाव होते जा रहे हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट्स को यह भी मैसेज मिला है कि सरकार सीएम सीएस के समन्वय से चलती है, लेकिन प्रशासनिक पावर का इस्तेमाल सीएस भी कर सकते हैं। कुछ वर्तमान और रिटायर्ड अधिकारियों की सिस्टम पर हावी होने की कोशिश को इससे बड़ा झटका लगा है, जबकि लूप लाइन में पड़े ब्यूरोक्रेट्स को सरकार के प्रशासनिक मुखिया के अगले कदम का इंतजार है। दरअसल इनमें अहम पदों पर काबिज होने की उम्मीद जगने लगी है। खाद्य, उद्योग, राजस्व मंडल समेत लूप लाइन वाले अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी अब आगामी आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासनिक मुखिया की नज़र या नाम उनके जहन में आए और वो जो है अपने आप को वहाँ मुकम्मल जगह पर उपस्थित मौजूद पा सकें। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जैसे हमारे दोनों साथी मौजूद हैं, व्यास जी से समझेंगे। व्यास जी, पावर और समन्वय का अंदाजा दिख रहा है मंत्रालय में, क्या है अंदर? देखिए, अब मुख्यमंत्री के पावर और सीएस के पावर तो आप जानते ही हैं जी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है। चाहे आप जो करिए, तो वही स्थितियां ट्रांसफर और पोस्टिंग में है, जिनको इसके पर्दे के पीछे कहानी कुछ और बताई जा रही है। एक तरह से लेन-देन के भी आरोप सामने आ रहे हैं। लूप लाइन में जिनको हैं उनको आशा भले जागृत हुई हो, पर इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यवस्था के तहत जिनकी सियासी सेटिंग होती है उनका वहाँ ट्रांसफर होता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ट्रांसफर होने के बाद 15 दिन में उनको हटा के दूसरी जगह कर दिया गया। ये और एक जो लाइन राजनीति में या शिवराज से बड़ी लाइन बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है कि उनके आदमियों को छांट के अलग किया जा रहा है, ये भी देखने में सामने आया है। पर इसका प्रशासनिक कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा, ये दूसरी बात होगी। पर इन सारी स्थितियों को लेकर पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, इन लोगों में भी खासा असंतोष देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह के अधिकारी जब जिलों में पहुंचते हैं तो उनकी बातें, जनप्रतिनिधियों की बातें अधिकारी सुनते नहीं। इसका ताजा उदाहरण सारा का ही है, जहाँ एक बैठक में सीडीआर का मामला पूर्व मंत्री को उठाना पड़ा और बैठक की कार्रवाई सामान्य तो होती नहीं है कि आप कहीं पे खड़े हो के मंच पे कुछ भी कह दीजिए तो वो तो हवाई बात हो जाएगी, लेकिन अगर बैठक में, सरकारी बैठक में कोई बात आप कहेंगे तो वो कार्रवाई का हिस्सा होती है। और उस मामले में अभी तक भी कोई विशेष जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो ये सारी स्थितियां जो है बड़ी प्रशासनिक लिहाज से बड़ी चिंतनीय हैं, और एक साफ सुथरा प्रशासन होता है तो आम जनता को भी उसका लाभ मिलता है। और जब एक नेतागिरी की लाइन से कोई अधिकारी कहीं पोस्टिंग किया जाता है या कार्य करता है तो उसका दूसरा असर पब्लिक में देखने को मिलता है। ठीक बात। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको अंदर की बात में मंत्रालय के सूबे से? सबसे पहले तो मैं देखिए आपको ये बताऊं कि एक तबादला उद्योग के बारे में आपने भी सुना होगा, काफी पत्रकारिता में है। आखिर ये तबादला उद्योग है क्या, उसको चलाता कौन है और ये चलता कैसे है? तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रदेश में कोई इस तरह का उद्योग है क्या, और अगर वो उद्योग है तो जाहिर है कि उसका कोई एमडी भी होगा, कोई उसका चेयरमैन भी होगा,
जिसके इशारे पे तबादले होते होंगे। ठीक बात है। अगर कारपोरेट जगत में आप जाते हैं कहीं जहाँ उद्योग जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, तो वहां पर जो एमडी होता है ये होता है। लेकिन अगर इसी उद्योग को आप कहीं किसी सरकार से आप जोड़कर देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवराज जी की जब सरकार थी तो वो ये कहा करते थे कि बल्लभ भवन को जो है तबादला उद्योग बना लिया है कमलनाथ की सरकार ने। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पहले उद्योग था कि नहीं था, और अभी मौजूदा समय में इसकी क्या स्थिति है। तो जैसा कि आपने खुद ही बताया कि सीएस में जो अनुराग जैन जी है वो काफी सख्त भी हैं और वो ईमानदार भी हैं काफी, वो इस मामले में मतलब उनकी ये कोशिश नहीं होगी कि उद्योग बना रहे। लेकिन क्या लगता है आपको कि राजनीति बिना इस उद्योग के चल पाएगी क्या? आप इसको अगर बिजली तक देखें तो विधायक सांसद होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनके जिलों में जो है उनकी पसंद का अधिकारी, ये अधिकारी कैसे आएगा? या तो वो सीएम को अप्रोच करेंगे, वो सीएस को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। जब वो सीएम को अप्रोच करेंगे तो सीएम का निर्देश किसके पास में आएगा? जाहिर है कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास में आएगा। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे प्रदेश में या पूरे देश में। आप देख लीजिए कि जो प्रशासनिक जमावट होती है वो जनता के हिसाब से नहीं होती है। मतलब कभी जनता से फीडबैक नहीं लिया जाता कि अधिकारी ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको वहां रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये जन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है कि नहीं करता है, इसका जनता के साथ में कैसा बिहेव है, ये सब चीजों को नहीं देखा जाता है। देखा ये जाता है कि उसकी सिफारिश करने वाला कौन है, पार्टी का सांसद है, विधायक है, या वो सीएम की पसंद का है। और अभी आप जैसे आप कह रहे थे कि लूप लाइन, कोई भी प्रशासनिक खंड लूप लाइन कैसे हो सकता है? अगर वो लूप लाइन है तो फिर तो उस विभाग को ही समाप्त कर देना चाहिए। अभी जब मध्य प्रदेश में एक सरकार जब गिरी थी, कमलनाथ की सरकार गिरी थी और सिंधिया के समर्थकों को जब पद दिए जाने थे तो उसकी चर्चा बहुत हुई थी मलाईदार पद। तो मलाईदार पद कौन सा होता है दीक्षित जी? ये आप भी समझते हैं और मैं भी जानता हूँ। खनिज है आपके, फॉरेस्ट है आपका, या आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है आपका, परिवहन विभाग है, ये सब कमाई वाले पद हैं। तो राजनीति का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो करप्शन है, और जब तक राजनीति का आकर्षण करप्शन रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं आप कितने भी एक ईमानदार अधिकारी को आप ले आइए, आप किसी को भी ईमानदार व्यक्ति को आप जो है चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए, लेकिन उसका मुखिया कौन है? उसका मुखिया, सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री है ना। और ये मैं आपको बता दूं कि शिवराज जी के टाइम पर, उसके पहले दिग्विजय सिंह के समय में भी ये होता था कि सीएम की मर्जी के बिना जो है कोई अधिकारी की कहीं तैनाती नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती थी। और अभी मध्य प्रदेश इसका अपवाद नहीं है। ये ठीक है कि कुछ ट्रांसफर जो है वो सीएस की समझ से या सीएस के विवेक से हो गए, चीफ सेक्रेटरी के विवेक से हो गए हैं, लेकिन वैसे तो तबादले लगी हुई थी। और अब एक जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश हो रही, जो अंदर खाने की खबर है ये है कि अभी जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर थोड़ा सा सहमति जाहिर की है कि जो मंत्री हैं उनके जो जिले हैं वहां पे जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो उससे पूछ कर होगी। तो ये उद्योग बहुत लंबे समय से है, ये कमाई का एक बड़ा जरिया है। मैं बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ जो अपने तबादले से पहले ये बतला देते हैं कि मैं रीवा में मेरी पोस्टिंग होने जा रही है, मेरी शेड्यूल में। ये कैसे होता है ये? और देखिए वैसे तो नीति ये बनी है कि अगर किसी आईएएस आईपीएस का तबादला हो, इसके पहले आप देखिए आधी रात को तबादले होते थे, इसकी आवश्यकता पड़ती है कि आधी रात को तबादला करने की? ये क्यों होते हैं? अभी आप ये देखिए कि एक जो नियम है वो ये है कि जो आईएएस और आईपीएस के जो बोर्ड बने हुए हैं इनकी अनुशंसा ली जाएगी, इनकी सहमति ली जाएगी, उसके बाद किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। ऐसा हो रहा है क्या? अंदर खाने की बात यह है कि पहले जो है सीएम और सीएस के हाथ तय हो जाता है और उसके बाद में फिर जो बोर्ड बना है उसकी मंजूरी ले ली जाती है। तो कोई भी चीज पारदर्शी तरीके से देश में नहीं हो रही, न मध्य प्रदेश में हो रही है। सपना सटा के आप रीवा कर दीजिए या रीवा से उसको ग्वालियर कर दीजिए, उसकी कार्यशैली में क्या परिवर्तन आता है? सूबे का हर दस्तखत, सूबे में हर अधिकारी का दस्तखत अपनी कीमत वसूल रहा है। ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक बात। व्यास जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा। जैसे आप शुक्ला जी ने बड़ा वृत्तांत से बताया, तो ये मतलब अंदर खाने तो मतलब ये है कि ये सारी औपचारिकता है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीएस बहुत सख्त मिजाज के आदमी हैं और पूरा डिसिप्लिनरी हो रहा है मंत्रालय में, तो ये क्या सिर्फ दिखावा? देखिए सीएस का रिटायरमेंट अगस्त 25 में है, तो वो बहुत ज्यादा हमारे समझ से कि बहुत किसी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते होंगे। और बाकी इजी वे में जो
अपने हिसाब से काम हो जाए वो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। उस नीति पे हमें लगता है कि वो चलते हुए नजर इस समय आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो तबादला उद्योग चल रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसको देखते हुए तो लगता है कि सीएस साहब की वो शक्ति नजर आ रही है और आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके पीछे जो पर्दे के पीछे की कहानी अलग है कि कौन ये सारा संचालित कर रहा है, कौन किस तरह से काम कर रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारी बातें अलग हैं। अब कई ऐसे सीनियर आईएएस हैं जिनको जो है काफी अनुभवी थे और उनको लूट लाइन में आपने रख दिया, जिनका उपयोग आप दूसरी जगह कर सकते थे पर उनको नहीं किया गया। अब ये किसके इशारे पे किया गया? तो ये सीएस इन चीजों को क्या नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते होंगे, पर किसी न किसी के दबाव में या इशारे पे ही तो उनने काम किया है ना। ठीक बात है। तो अंदर की बात में आप दोनों ने ही अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अंदर की बात में हमने बात करी, सत्ताधारी दल के पार्टी कार्यालय की मनमर्जी का एक मुद्दा जो है कांग्रेस ने उठाया, वहीं दूसरी बात मंत्रालय में सीएस और सीएम के समन्वय से अब जो है अफसरों में थोड़ा सा टेंशन हो गया है। साथ ही नेताओं की दखलंदाजी भी अब बंद हुई है, क्योंकि जिस तरह से तबादलों को लेकर लगातार नेताओं के अपने डिफरेंट बट्स होते थे वो भी अब समाप्त हो गए। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए मुझे याद। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।